शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे कहेंगे, और ये स्पिरिचुअली हम कैसे डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं? देखिए, स्पिरिचुअली एज आई सेड अगेन इट मीन्स कि हम अंतर्मन या अंतरात्मा पे फोकस कर रहे हैं। सो स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स अस टू दैट। सो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी अवेयरनेस पहले आती है। एक संकेत हमेशा हमें मिलता है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं या दिशा में हम काम कर रहे हैं या सोच कर रहे हैं, वहाँ पर इसके अड़चन आ सकते हैं या इसकी प्रॉब्लम्स आ सकती है या इसके ऐसे कोई चैलेंजेस आ सकते हैं। बी अवेयर ऑफ इट। माइंडफुली जो मैं कहता हूँ, कुछ चीज़ें होती है। एक होता है कि सबसे पहले हम अपने घर में या अपने रूम में जिसमें रहते हैं उसको पूरी तरीके से अरेंज करें, रीअरेंज करें, क्योंकि उस समय में जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो सब चीज़ें फैली हुई होती है। हीलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग वेज से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द वेज जिसको हम कहते हैं। सो व्हेन वी डू हीलिंग सेशंस में अवेयरनेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस लाइन पर अभी आप चल रहे थे, एक दूसरा लाइन भी आपके सामने में आ चुका है जिसको जोड़कर ही आप ग्रो करते हैं, मर्ज करके ही आप आगे चलते हो। मतलब सेपरेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। सेपरेशन इज नॉट द सॉल्यूशन एग्जैक्टली टू इट, बट यस एट टाइम्स व्हेन वी फील कि बहुत ज़्यादा हमारे पर्सनल डिफरेंसेस है। फीमेल्स की जब हम बात करते हैं, फीमेल्स आर वेरी इंट्यूटिव, उनकी एबिलिटीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इंट्यूटिव एबिलिटीज़। तो सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट लविंग सेल्फ, रिकग्नाइजिंग सेल्फ, और वही सेल्फ लव जो है वही आप सूरज बन जाओगे जो आप रेडिएट करोगे। सुननी चाहिए समाज की सुननी चाहिए। करने की जब आती है तो आपकी माइंडसेट आती है, आपकी मंशा आती है कि आप उसको कैसे करोगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन। हम सब जानते हैं कि आज के इस दौर में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को स्ट्रेस होता है। हम काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों में जूझे रहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई दे देता है, लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि यार कितनी दवाई खाएंगे। ऐसे में ज़रूरत होती है एक ऐसे शख्स की जो हमें कहीं ना कहीं हमारी आत्मा से जोड़े, हमें खुद से जोड़े, और हमारे खुद के सवालों के जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाए। और मुझे लगता है कि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इसके लिए सबसे अच्छा कह सकते हैं विकल्प है, सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छे एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखिलेश अरोड़ा जी। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच तमन्ना जी। और अखिलेश जी, मैं बता दूं कि स्पिरिचुअल हीलर हैं, और जब मैंने पहली बार सुना स्पिरिचुअल हीलर तो मेरे लिए एक नई टर्म थी, क्योंकि मैंने थेरेपीज़ के बारे में सुना है। मैंने ये भी सुना है कि आप कैसे अध्यात्म से जोड़ के अपने आप को, अपना मानसिक तनाव दूर कर सकते हैं। लेकिन जब अखिलेश जी ने मुझे ये बताया कि ये रिलेशनशिप्स को भी इसी टेक्निक से दूर कर सकते हैं, उनकी मतलब खामियां जो हैं वो दूर कर सकते हैं, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। सबसे पहले तो मैं आपसे इसी के बारे में पूछना चाहूँगी कि ये होता क्या है, जिसे आपने टर्म ये दिया हुआ है स्पिरिचुअल हीलिंग का, ये होती क्या है? दो टर्म्स हो गए इसमें, स्पिरिचुअल और हीलिंग। हाँ। स्पिरिचुअल की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट एवरीथिंग। हम लोग एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। हम लोग कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लेने को जा रहे हैं, बट वो एक ब्रह्म है। अगर हम बात करें तो हम एक स्पिरिचुअल शख्स है जो कि हम ह्यूमन फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने आप थ्रू दैट। सो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट नोइंग आवरसेल्व्स, और नोइंग आवरसेल्व्स में सिर्फ सेल्फ नहीं आती, पूरी ब्रह्मांड आ जाती है, क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारी ही रचना है, जहाँ पर हम लिव कर रहे हैं, जहाँ पर हम सो रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर हम सो रहे हैं, हमारी आंखें बंद हो गई तो हमारे लिए पूरी दुनिया जो है वो शांत हो गई है, सो गई है। जैसे आंखें खुलती है, सब दुनिया पूरी तरीके से चहल रही है, सब कुछ मूवमेंट चल रही है, सब कुछ अच्छी चल रही है, या एक वातावरण ऐसे बना हुआ है। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अस ओनली। सो दैट्स व्हाई वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स। सो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम अपने आप को ही जानते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम इनसाइड आउट जा रहे हैं उसके थ्रू। एंड जब हम हीलिंग की बात करते हैं, सो वी आर ऑल हीलर्स। अपने आप में ही हमारे अंदर में क्षमता है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं। बीमार अगर हम पड़ गए, बिना कोई दवाई लिए भी बुखार अगर हुई है, 3 दिन के अंदर में बुखार अपने आप उतर जाएगी या 5 दिन में उतर जाएगी, डिपेंडिंग ऑन आवर बॉडी। सो हीलिंग की अपने आप ही हमारी बॉडी के अंदर में एक क्षमता है कि वो अपने आप को हील कर सकती है। बट क्योंकि हमारे अंदर में वो अवेयरनेस नहीं रही है आज के डेट में, इस वजह से हीलिंग के लिए हम प्रॉब्लम बाहर भी जाते हैं या हम उस हीलिंग को सीखते हैं। अच्छा, ये क्या पुरानी पद्धति है? काफ़ी पुरानी है। क्योंकि जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला, अगर मैं गलत हो तो आप दुरुस्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि खुद को खुद से मिलाना और खुद की समस्या का खुद हल ढूंढना, क्या उसी को कहते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, इनर अवेकनिंग आती है उसके थ्रू, और ये हीलिंग के थ्रू फिर बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि जो भी हमारे आसपास में जो भी चीज़ चल रही है
वो हमारे अंदर में ही पहले से ही वो चल रही थी, उसको हमने नहीं देखा, नहीं समझा, इस वजह से वो सामने में और प्रत्यक्ष होने लग गई है। अब जैसे वो प्रत्यक्ष होने लगती है, अब हम सोचते हैं कि अब हम इसको कैसे डील करें। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोगों को सहायता चाहिए होती है, कुछ लोग उसको इग्नोर भी करके चले जाते हैं या कंट्रोल करने लग जाते हैं चीज़ों को। जहाँ वो करने लगते हैं तो क्योंकि कार्मिक चक्र हमारी चली रही है हर बार, फिर वो अपने तरीके से और रीसेट करेगी अपने आप को और फिर लेकर आएगी वो सिचुएशन को कि उससे हम समझे और अच्छा, लोग ग्रो अवेयर करें। हैं क्या स्पिरिचुअल हीलिंग से? अब अवेयरनेस बढ़ने अब हो लगी रहे है। हैं ना, पहले नहीं थे। अगर मैं कुछ पहले साल रुक पहले की जाते बात करूँ तो नहीं थे, क्योंकि आई थिंक दवाई चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो दूसरी दवाइयाँ हो, शायद हम उसी तरफ ज़्यादा भागते भी थे। स्पिरिचुअल Absolutely. आई थिंक अभी कुछ सालों से ही लोगों को पता चली, जब से योगा की बात आई सामने, शायद तब से ये सब चीज़ें ज़्यादा चलने लगी, मेडिटेशन एंड ऑल, है ना? जी हाँ। तो मुझे ये बताइए, जैसे स्ट्रेस, क्योंकि जब स्पिरिचुअल हीलिंग की बात आती है तो हमें दिमाग में स्ट्रेस और डिप्रेशन, यही तमाम चीज़ें सामने आती हैं। स्ट्रेस तो आज के दौर में आप देखिए कितना ज़्यादा है। तो आप जब इस थेरेपी की बात करते हैं तो आप कैसे एक ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन उसी को होता है जो खुद से कट जाता है, जिसकी जी हाँ। जीने की इच्छा नहीं रहती, तो उसको कैसे आप खुद से प्यार करना सिखाते हैं? जी हाँ। सो डिप्रेशन के रीजन भी बहुत सारे होते हैं। एक मेजर रीज़न ये होता है कि हमारे अंदर में बहुत सारी इच्छाएं होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, और उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए हम उसकी तरफ भाग रहे हैं। चाहे वो रिलेशनशिप की तरफ हो, चाहे वो काम की तरफ हो, चाहे वो पैसे कमाने की तरफ हो, या अपने लिए भी कुछ खुशी के लिए भी हो। पर क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस पूरा होते हुए देखते नहीं हैं, हम अपने अंदर ही अंदर उसको दबाते रहते हैं। इमोशंस भी आ रहे होते हैं, किसी तरीके से हम उसको दबाते रहते हैं क्योंकि उसको हम एक रिलीज पॉइंट नहीं दे पाते। जहाँ वो दबते रहती है वो एक तरफ से सप्रेशन हो गई है। अब लेट से कि आप सांस ले रहे हो, तो जैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं, हम बाहर भी उसको ऑटोमेटिकली छोड़ रहे हैं। जहाँ हमने सांस को अंदर लेकर रोक लिया, सो डैट मीन्स हमारी बॉडी अब स्टिफनेस होनी शुरू हो Emotions का गई। वेंट आउट नहीं होना। वो इमोशंस की वेंट आउट नहीं हुई, रिलीज नहीं हुई। तो जहाँ वो नहीं हुई तो थॉट प्रोसेस हमारी ब्लॉक होनी शुरू हो गई। जहाँ वो ब्लॉक होनी शुरू हो गई, हमने सोचा कि अब जो भी चीज़ हम कर रहे थे उसका कोई हमें एक नतीजा नहीं मिल रहा या एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब हम डिप्रेशन में शुरू हो गए जाना। वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी, वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर थॉट्स, वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीथिंग इन आवर लाइफ। सो नाउ वी हैव गॉन कंप्लीटली विद इन आवरसेल्व्स। क्योंकि हम उस फेज में अब घुस गए हैं, तो रियलाइजेशन एक बहुत ज़रूरी होती है आना कि सबसे पहले हमारे पास में सपोर्ट कौन कौन है लाइफ में। फैमिली सपोर्ट कहे या ऑब्जेक्ट्स की भी सपोर्ट कहे, विच हैव ऑलवेज ग्रोन अस इन आवर लाइव्स, विच हैज ऑलवेज हेल्प्ड अस इन आवर लाइव्स। हवा है, पानी है, सूर्य है, चंद्रमा है, या ये सारे भी तत्व है, ये सारे भी एनर्जीज है हमारे अराउंड में। सो पहले हम उनको एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं। फैमिली इज़ देयर, फैमिली, वी हैव चोजन आवर फैमिली इन आवर लाइफ्स। उनकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। प्रॉब्ली यस, उनके वे ऑफ रिस्पॉन्स या एक्शन थोड़े से अलग हो सकते हैं, पर वो हमारे साथ में खड़े हुए, ये सबसे बड़ी पॉइंट आ जाती है। तो जब हम अपनी सपोर्ट को अपने अराउंड में एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि जितने टाइम से हम बचपन से लेकर अब तक हम बड़े हुए हैं, तो हम अभी भी ग्रो करते आ रहे हैं, कहीं पर भी हम रुके नहीं थे। तो एक्सपेक्टेशंस जो थी हमारी, प्रॉब्ली हमने एक्सपेक्टेशंस ऐसे बनाई हुई थी जिसके थ्रू हमने अपनी एबिलिटी को रियलाइज़ नहीं किया था। अब जैसे जैसे करके धीरे धीरे करके हम अपनी एबिलिटी को रियलाइज़ करते हैं कि हम जो भी काम करेंगे हम उसमें एक पर्टिकुलर थिंग को हासिल कर लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उसकी एक पर्पस है समझने की। अब उस तरफ में मूव करना शुरू करेंगे। जहाँ उस पर्पस की तरफ में मूव करना शुरू करेंगे, धीरे 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 करके सब चीज़ें और ये शुरू हो इसको जाती है। स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे कहेंगे, और ये स्पिरिचुअली हम कैसे डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं? देखिए, स्पिरिचुअली एज आई सेड अगेन, इट मीन्स कि हम अंतर्मन या अंतरात्मा पे फोकस कर रहे हैं। सो स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स अस टू दैट। डिप्रेशन क्योंकि एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं कि हम सॉलिट्यूड में चले गए या अलोननेस में चले गए, पर वहाँ पर एक थॉट प्रोसेस हमारी आ गई है कि सब चीज़ मेरे लिए खराब है या कुछ भी चीज़ मेरे लिए उपयोगी नहीं रही है। स्पिरिचुअलिटी टेल्स अस कि हम सॉलिट्यूड में अगर है, दैट मीन्स हम अपने आप को इनवर्ड जा रहे हैं, हम अपने सपोर्ट को बना रहे हैं, दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर अस स्पिरिचुअलिटी में। उस समय में अगर, क्योंकि कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इट इज़ ऑलवेज गुड कि कोई ना कोई उसे रीच आउट करे। वो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ हैंड भी किसी को मिल जाता है
उससे बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाती है, अवेयरनेस आ जाती है। जैसे वो अवेयरनेस आई है उसके बाद में माइंडफुली जो मैं कहता हूँ कुछ चीज़ें होती है। एक होता है कि सबसे पहले हम अपने घर में या अपने रूम में जिसमें रहते हैं उसको पूरी तरीके से अरेंज करें, रीअरेंज करें, क्योंकि उस समय में जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो सब चीज़ें फैली हुई होती है। कुछ ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स हुए हैं जिन्होंने प्रॉब्ली 2 महीने तक अपने रूम में जो भी खा रहे थे वो वहीं पर ही पड़ा हुआ था, उसके भी रिमेन्स भी वहीं पर पड़े हुए थे, बुक्स ऐसी फेंके हुए पड़े हुए थे। सो उनको मैंने बोला आप छोटे चीज़ों से स्टार्ट करो, स्टार्ट क्लीनिंग योर रूम। माइंडफुली आप समझेंगे कि कैसे आप रीअरेंज कर सकते हो चीज़ों को। रीअरेंज जैसे करते हो डैट मीन्स आपके अंदर में भी जो चीज़ है आप उसको भी रीअरेंज करना शुरू कर अच्छा, सकते क्या हो। स्पिरिचुअल हीलिंग में भी ऐसा होता है कि आप इनिशियल स्टेज जैसे हर एक चीज़, जैसे हम डिप्रेशन को ले लें या फिर आप किसी भी बीमारी को ले लें, हम कहते हैं ये फर्स्ट स्टेज है ना, ये अब थोड़ा अपर स्टेज है, ये एडवांस स्टेज है। क्या स्पिरिचुअल हीलिंग में भी ऐसा होता है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पर उस चीज़ को पकड़ लेते हैं तो स्पिरिचुअल हीलिंग करना ईजी हो जाता है, उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है? देखिए, स्पिरिचुअल हीलिंग इज ऑल अबाउट एनर्जीज। हाँ। हम एनर्जीज को ही उनकी समझते हैं क्योंकि हम लोग सबके सब एक एनर्जी फॉर्म में ही है। सो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी अवेयरनेस पहले आती है। एक संकेत हमेशा हमें मिलता है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं, दिशा में हम काम कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, वहाँ पर इसके अड़चन आ सकते हैं या इसकी प्रॉब्लम्स आ सकती है या इसके ऐसे कोई चैलेंजेस आ सकते हैं। बी अवेयर ऑफ इट। दुनिया हमें बताती है, भगवान भी हमें बताते हैं, उसके नतीजे से प्रॉब्ली हमारी अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए वो बढ़कर फिर आती है, तो दिखती है डेफिनेटली। स्टेजेस में मैं उसको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करता हूँ, बिकॉज वो आ गई है तो मतलब आ गई, अब हमें उसे लिव करना है। लिव करते वक्त हमारी कितनी अवेयरनेस रहती है, कितनी जागरूकता रहती है, वो मैटर करता है। तो ये स्पिरिचुअल हीलिंग में आता है कि मेडिटेशन, ये सब चीज़ें? हाँ, हीलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग वेज से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द वेज जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हम मेडिटेटिव स्टेट में रहने वाले हैं। जैसे आप इस शो को कर रहे हैं या आप और भी शोज कर रहे हो तो डैट इज़ बीइंग इन अ मेडिटेटिव स्टेट, क्योंकि आप उसको लव करते हैं या किसी भी चीज़ की आपकी पैशन है उसको आप फॉलो कर रहे हैं अपने लिए। सेम वेज मेडिटेशन जब भी हम करते हैं हम अपने आप को पहले एक ठहराव लाते हैं अपने अंदर में और एक दिशा देते हैं अपने आप को उसके थ्रू। सो मेडिटेशन हेल्प्स इन दैट एंड वी रियलाइज कि सारे चीज़ हमारे आसपास में जो भी पड़े हुए हैं या जो भी चीज़ हमारे आसपास में है वो उस वे में रखे हुए हैं जिस वजह से हम उससे ऐसे कनेक्टेड हैं कि हमारी उस मोमेंट के लिए वो ग्रोथ देकर जाएगी। सो मेडिटेशन हमें उस चीज़ पे लेकर आती है। अब मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि हमने अपने ब्रेथ पे वर्क किया, हमने अपने इनर इमोशंस पे वर्क किया, हमने बॉडी पार्ट्स पे वर्क किया, हमने चक्रस पे वर्क किया, ऑल एलिमेंट्स पे हमने वर्क किया, और भी चीज़ें आती रहती हैं मेडिटेशन के थ्रू। या मेडिटेशन इज़ वन ऑफ देम। दूसरी होती है कि जैसे मैं हीलिंग जब मैं करता हूँ, सेशंस करता हूँ, सो मैं इंसान की एनर्जी फॉर्म से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म जो है बहुत टाइम से कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम्स अपने अंदर में स्टोर करते हुए चल रही है। तो उसके लिए आप क्वेश्चंस पूछते हैं? उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ जो मुझे समझ में आ रही होती है, उनकी एनर्जी से जो आ रही होती है, या वो खुद उनको मैं बोलने का मौका भी देता हूँ कि बोलो उनकी तरफ से क्या प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है लाइफ में, तभी ये बॉडी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। इट इज़ मेंट टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। क्योंकि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या सप्रेस करते हैं या हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम स्टार्ट ऑफ। जब सेशन होती है तो उसमें मैं उनको एक्सप्रेस करने का मौका देता हूँ, दे आर एबल टू टॉक। एक सही दिशा देने लग जाता हूँ उसमें बातों में, फिर उनको ये भी उनको ये भी समझ में आती है थ्रू देयर ओन एनर्जीज कि एनर्जीज में पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों का अपना अपना एक पर्पस है होने का, और नेगेटिव एनर्जी क्या बोलना चाह रही है और पॉजिटिव एनर्जी क्या बोलना चाह रही है, दोनों को समझकर देन वी मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन माइंडफुली। सर, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो खैर स्पिरिचुअल हीलिंग तो एक अलग चीज़ हो गई, ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक एडवांस स्टडी भी हो गई है ना। तो मैंने कई सारे ऐसे लोग जो देखे हैं जो स्पिरिचुअल हैं, जो भगवान में आस्था रखते हैं, जैसे अभी लेकिन उनकी लाइफ में भी ऐसी कुछ चीज़ें घटित हुई जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया कि अपने
ज़िंदगी को खुद ही मौत के हवाले कर दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी मैं हाल ही का उदाहरण आपको बताऊं, अभी जो हमने केस सुना था जहां पर अपनी वाइफ से तंग आकर एक शख्स ने सुसाइड कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा पेजेस में सुसाइड नोट लिखा और फिर अपना वीडियो पूरा बनाया, टीवी मीडिया में वो तमाम जगह पर चला। ये डिप्रेशन की कौन सी स्टेज है, और जब ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं तो उसे आप कैसे हील करते हैं? क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप रिलेशनशिप्स को भी स्पिरिचुअल हीलिंग के ज़रिए ठीक करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए, और ये कौन सा स्टेज है कि जो शख्स है वो अपनी वाइफ से इतना तंग है, या अपने कंपेनियन चाहे वो हस्बैंड से तंग हो, वो इतना तंग है कि इतना बड़ा फैसला ले ले? देखिए, सुसाइड जब भी होती है, माई हार्ट गोज आउट टू द पर्सन एंड टू द एंटायर फैमिली जो उनके साथ में रहते हैं, क्योंकि एक एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ गया उनको, बिकॉज जो भी सिचुएशंस में थे या जो भी उनके लाइफ में घटित हो रही थी उससे वो डील नहीं कर पा रहे थे उसके वजह से, एंड देन दे हैड टू टेक दैट एक्सट्रीम स्टेप। बट यस, उससे पहले की अगर हम बात करें कि लेट्स से कि रिलेशनशिप्स में हम हैं, अब रिलेशनशिप हम कैसे चूज़ करते हैं अपने लाइफ में? हम सोचते हैं कि हम चूज़ करें, बट वो ऑलरेडी बन कर आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि रिश्ते भगवान ने ऊपर से बना के रखे हुए हैं, तो हम भी वैसे ही अपने लिए चूज़ करके रखते हैं रिलेशनशिप्स को। आपने पजल पीसेस को देखा है, 2 पजल पीसेस अलग अलग शेप के होंगे, बट दोनों को जोड़ दो तो एक कंप्लीट पिक्चर बन जाती है। लाइकवाइज रिलेशनशिप्स ऐसे ही बनते हैं। हम किसी को कहते हैं कि विष्णु लक्ष्मी की जोड़ी है या शिव पार्वती की जोड़ी है, हम ऐसे उनको उदाहरण के तौर पर बोलते हैं। वो है क्या? शिव जी को अगर हम देखते हैं तो वो हमें दिखाते हैं समानता की बात, और जहाँ हम पार्वती की बात करती है तो वो हमें दिखाती है प्रकृति की बात। प्रकृति कैसे अपने आप को हर बार, प्रकृति का नियम क्या है? बदलाव। हमेशा चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। और समानता की क्या बात होती है? वननेस दिखाएगी, हर चीज में एक समान स्थिति में लाने की, दोनों का मिलन होता है। लाइकवाइज रिलेशनशिप्स में अगर हम एक पर्टिकुलर एनर्जी से अपने आप को देखते हैं, कहते हैं कि हम लेट्स से हम सेल्फ मेड पर्सन है या हम एक क्विक डिसीजन मेकिंग पर्सन है इन लाइफ, तो आपके लाइफ में आप ऐसे बंदे को चूज करोगे हमेशा जो कि आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज लगाए या दूसरे एंड का कंप्लीशन लेकर आए थ्रू दैट रिलेशनशिप। बट क्योंकि हमारी आइडेंटिटी इशू शुरू हो जाती है कि मैं जैसा हूँ मैं उसको चेंज नहीं करना चाहूँगा, या दूसरा इंसान भी सोचेगा वही उस रिलेशनशिप में मैं क्यों चेंज करूँ अपने आप को, वहाँ तनाव होनी शुरू हो जाती है। वो लीड करती है ईगो बैटल्स में। सो व्हेन वी डू हीलिंग सेशंस में अवेयरनेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस लाइन पर अभी आप चल रहे थे, एक दूसरा लाइन भी आपके सामने में आ चुका है जिसको जुड़कर ही आप ग्रो करते हैं, मर्ज करके ही आप आगे चलते हो। मतलब सेपरेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। सेपरेशन इज नॉट द सॉल्यूशन एग्जैक्टली टू इट, बट यस एट टाइम्स व्हेन वी फील कि बहुत ज़्यादा हमारे पर्सनल डिफरेंसेस है, कुछ समय के लिए अलग रहते हैं, तब हम अपने थॉट से अलाइन होते हैं। उसके थ्रू देन वी अंडरस्टैंड कि एक साथ रहना बनता है या नहीं बनता है, तो भी आप एक डिसीजन लेते हैं। बट जब भी लेते हैं कि लेट से आप सेपरेट भी हो रहे हो तो उसमें मन मुटाव नहीं रहना चाहिए। अच्छे नोट पे। तो ये जो जैसे कई सारे आजकल तो मुझे लगता है कि खैर अगर मैं इस जनरेशन की बात करूँ, ये जनरेशन तो काफ़ी स्मार्ट है। पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन स्मार्ट ही होती है, तो मुझे लगता है ये लोग तो डिसीजन भी अच्छे ले लेते हैं। लेकिन हमारी जो जनरेशन है काफ़ी दबी कुचली सी है, मतलब उनको मॉडर्न भी बनना है और उनको अपने ट्रेडिशन के हिसाब से भी जाना है, अपने घर वालों की भी सुननी है, वो आपको कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस वो भी पूरी करनी है, मम्मी पापा की उम्मीदें हैं वो सब पूरी करनी है, लेकिन साथ ही साथ उनको आज के दौर के जेनजी के साथ भी चलना है। तो ये वाली जनरेशन काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है कि करें तो करें क्या, कि जवाब आप दे नहीं सकते क्योंकि आपको वैसे संस्कार मिले नहीं, लेकिन जवाब यहीं पर आके रुक जाते हैं। तो ऐसे में वो जो चीज़ें होती हैं वो आपको बड़ी ज़्यादा सप्रेस करती हैं, और मुझे लगता है महिलाओं के साथ ये ज़्यादा होता है, और वो भी उन महिलाओं के साथ जो उस जनरेशन की हैं। महिलाओं के साथ में बोले, एक जैसे मैं कहता हूँ कि फेमिनिन एनर्जी भी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है। खैर वो दोनों एनर्जीज हमारे अंदर प्रेजेंट होती है हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर में। फीमेल्स की जब हम बात करते हैं, फीमेल्स आर वेरी इंट्यूटिव, उनकी एबिलिटीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इंट्यूटिव एबिलिटीज़। सो इंस्टिंक्ट्स आप कहते हो ना, जैसे फीमेल्स के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सो जब वो इंस्टिंक्ट से बात करते हैं और सामने वाला आता है, वो कहता है कि मुझे लॉजिक बताओ इसका। हाँ, लॉजिक्स नहीं दे सकते हम। समथिंग्स आर देयर जो कि फ्लो कर रहा है या एग्जिस्टेंस में है, तो वो है हमारे सामने में। जब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे आगे चलकर, तब हमें समझ में आता है। सो विद फीमेल्स वो चलता है।
कि इंस्टिंक्ट्स है एंड वी फॉलो दैट. पर्सनली आई ऑल्सो फॉलो द इंस्टिंक्ट्स ऑफ माई वाइफ. वट एवर शी सेज आई ट्राई टू फॉलो दैट अप. सो इन दैट सेंस बहुत बार इमोशंस ओवर पावर करना शुरू कर देता है क्योंकि मेरी बात कोई नहीं समझ रहा है. फिर हम ज़्यादा प्रॉब्ली हम उसमें वॉलेटाइल होना शुरू हो जाते हैं कभी कभी इन दैट इमोशंस. कभी कभी उसका एक रीज़न हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हम देखते हैं बॉडी में आना वो शुरू हो जाती है. मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उसमें एक इश्यूज दिखने लग जाते हैं वगैरह ये तमाम चीज़ें आती हैं. बहुत कुछ आती है. सो एक रियलाइजेशन उसमें जब हमारी आती है कि हम ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में हैं. हर मोमेंट में हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, हर मोमेंट में हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. दैट ब्रिंग्स अस इन दैट अलाइनमेंट. सो जब भी एक इंसान फीमेल हो या मेल हो, when we allow the other side to come into our lives, to bring that other aspect also in our lives, हमने चूज़ किया उनको वो अदर एस्पेक्ट लाने के लिए. हीलिंग के थ्रू हम उसको समझते हैं. अब पहले क्या है कि हम अपने आप को जब देख रहे हैं ना, तो पहले हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं खड़े होकर कि मैं हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी कोई नहीं सुनता है, मैं जो भी करना चाहता हूँ उसमें प्रॉब्लम है. जैसे हम हीलिंग शुरू करते हैं या अपने मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, देन आई स्टार्ट जूमिंग आउट. मैं ऐसे करके देख रहा हूँ अभी अपने आप को एज 1%. अब मैं अपने आप को 20वें माले से देखना शुरू करता हूँ. वहाँ पर सिर्फ मैं नहीं दिखूंगा. मैं मतलब एज एन इंडिविजुअल मैं नहीं हूँ, एज अखिलेश या एज एन इंडिविजुअल तमन्ना आप नहीं हो. पूरी की पूरी कायनात है, पूरी सोसाइटी उसमें आ जाएगी, पूरी की पूरी यूनिवर्स उसमें समाने लग जाएगी. एवरीथिंग इज वर्किंग in a manner for us to understand ourselves and recognize ourselves and grow through that. Healing उसको अलाउ करता है. जैसे हमने हीलिंग करना शुरू किया अपने ऊपर में, अपने एनर्जीज पे जब रीवर्क करना शुरू किया, ये फैक्टर्स अपने आप सबसाइड करने लग जाते हैं. और कई बार ऐसा सवाल दिमाग में आता है कि मैं कौन हूँ, तो उसको कैसे आप बताते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ जानने के लिए सबसे अच्छे तरीके होते हैं कि आप अपने आंखें को बंद करके बैठ जाओ. जैसे आपने अपने आंखों को बंद किया, आप अपने ब्रेथ पे फोकस करते हो और कुछ नहीं. दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे तनाव आने लग जाएंगे कि हमारे ये काम करना है एज अ पर्सन, एज अ रिलेशनशिप, मुझे एज अ स्पाउस मुझे ये काम करना है, एज अ पेरेंट मुझे ये काम करना है, एज अ चाइल्ड मेरे ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और एज अ बिजनेस पर्सन मेरे ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं. कुछ समय तक आते रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके सारे अपने आप चले जाते हैं. देन आई रियलाइज कि मैं सिर्फ एक पर्सन हूँ हु इज़ एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ थ्रू एवरी मोमेंट. मैं वही स्पाउस भी हूँ, मैं वही चाइल्ड भी हूँ, मैं वही पेरेंट भी हूँ, मैं वही बिजनेस ओनर भी हूँ, मैं वही फ्रेंड हूँ इन डिफरेंट सिचुएशंस. सो इट इज़ me who's experiencing itself through all. So healing के through ये हम समझते हैं कि it is me everywhere. It is the same me who is going to be the joyful self. It is the same me who's going to be probably crying at one point of time. It is me who's going to be that tough self. It is me who's going to be that playful self. So every moment is about me. So बेस्ट तरीका यही होता है जो मैं कहता हूँ सबको, 5 मिनट के लिए बैठो आंखें बंद करके, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ और कुछ नहीं करना. अच्छा, आजकल एक चीज़ बहुत चली है कि खुद से प्यार करो, लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि जब आप ऊपर से देखते हैं 20वें माले से, तो आपको पूरी सोसाइटी दिखती है, तो क्या संभव है ऐसे में सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करना? इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आती है. सेल्फ लव मीन्स सेल्फलेसनेस या सेल्फिशनेस. एग्जैक्टली. इसमें डिफरेंस आती है. जब हम खुद को प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और के कॉस्ट पे अपने आप को प्यार कर रहे हैं. दिमाग में ये आता है, हमारे एक्चुअली ह्यूमन माइंड सेट में ये रहती है कि हमेशा सब चीज़ें जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी में है. हमें लगता है प्यार भी जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी में ही है हमारे अंदर में. तो अगर हम अपने लिए भर रहे हैं तो दूसरे को नहीं दे पाएंगे, और दूसरे को दे रहे हैं तो अपने आप के लिए नहीं कर पा रहे हैं. सो पेरेंट्स को जब भी हम देखते सुनते तो वो कहते हैं कि हमने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया. एक्चुअली हमने सैक्रिफाइस नहीं किया रहता है. हम अपने आप को ही ग्रो करते हुए देखते हैं दूसरे के थ्रू. जो हमारे अंदर है वही हम दूसरे को दे पाएंगे. सो सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट लविंग सेल्फ, रिकग्नाइजिंग सेल्फ, और वही सेल्फ लव जो है वही आप सूरज बन जाओगे जो आप रेडिएट करोगे दूसरों के लिए.
दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस फ्रॉम द अदर्स आल्सो। यानी कि सेल्फ लव में भी समर्पण है, पूर्ण समर्पण है, तो वो सेल्फ लव कंप्लीट कैसा समर्पण, हुआ? क्योंकि वहाँ पर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हर मोमेंट में जो भी हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आई एक्सेप्ट दैट एंड आई नो दैट आई लर्न थ्रू इट ऑल्सो। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ एक मोमेंट में, फिर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं चिड़चिड़ा होना अच्छा नहीं है, फिर मैं उस पर और चिड़चिड़ा हो जाऊँ, तो वो प्रॉब्लमेटिक बन गए। बट जहाँ हम कहते हैं कि लेट्स से कि मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, ठीक है मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, आई एक्सेप्ट दैट, ओके मैं उसके लिए अब क्या करूँ, प्रॉब्लम मैं बैठ जाऊँ, कुछ समय के लिए ध्यान लगा लूँ या कुछ मैं ऐसा काम कर लूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है। दैट अलाउज मी टू रिलैक्स। दैट मीन्स आई हैव रियलाइज, या मैंने उसमें एक चीज़ सीख लिया है कि कैसे मैं चिड़चिड़ापन को अपने से ही दूर कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है। मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। और जो रील्स में दिखाते हैं या फिर जो हम समझते हैं, वो हमें लगता है कि सेल्फ लव वो है कि मुझे घूमना पसंद है, मैं घूमने जाऊँगा, मुझे ये पहनना पसंद है, मुझे ये पहनूंगा। कहते हैं ना माई लाइफ माई रूल्स, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन भी है इसका। तो हमें लगता है कि शायद सेल्फ लव उसे ही बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं क्या करूँगी, तो मेरी ज़िंदगी में तो करूँगा या करूँगी। तो ये सेल्फ लव नहीं है। ये सेल्फ लव नहीं है, क्योंकि सेल्फ लव डजंट मीन कि आप दूसरे को एक्सक्लूड करके कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो आपके साथ उतना ही इंक्लूसिव है। मतलब जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो उसी सोसाइटी के ताने बाने के अंदर खुद को बेहतर बनाना और दूसरों के साथ खुद का सामंजस्य बनाना, इसी चीज़ को लेकर आप दूसरे शख्स के अंदर या फिर जो भी आपके पास आता है वो हीलिंग के ज़रिए आप समझाते हैं या करते हैं, है ना? एब्सोल्युटली। और सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स कौन है? हम भी है उसमें इंडिविजुअल, आप भी हो और भी लोग हैं, तो सारे समाज की समान सुननी हैं, चाहिए, सारे समान है हमारे। सुननी चाहिए समाज की सुननी चाहिए। करने की जब आती है तो आपकी माइंडसेट आती है, आपकी मंशा आती है कि आप उसको कैसे करोगे, किस इंटेंट से करोगे, उस पर आ जाएगी बात। लेट्स से कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में है जहाँ पर कि कहा जाता है कि हस्बैंड्स कैन स्लैप देयर वाइफ्स, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ऐसी बनी हुई है। वहाँ पर बच्चे जब उसको देखते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि ठीक है ये प्रॉब्ली यही तरीका है, ऐसे करके हैंडल किया जाता है। कुछ बच्चे उसमें से निकल कर आएंगे जो कि बोलेंगे कि नहीं, हम किसी के प्राइवेसी या किसी की बॉडी को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी की इंडिविजुअलिटी को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो सोसाइटी बन जाएंगे फिर आगे, उस सोसाइटी में वो चेंज अपने आप लेकर आएंगे। मतलब हीलिंग के जरिए चेंज लाना फॉर बेटर, ऑलवेज है ना? चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटर, इट विल ऑलवेज कीप कमिंग फॉर अ बेटर पर्पस ओनली। अच्छा, बच्चों को लेकर कभी इश्यूज आते हैं किसी तरह के? बच्चों को लेकर भी आती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है उनके अंदर में, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है पीयर प्रेशर बन जाना उन पर। दे वांट टू डू द सेम थिंग्स एज देयर अदर फेलो फ्रेंड्स आर डूइंग, या पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशंस भी सर पर आ जाती है कि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ तभी आप बड़े कॉलेजेस में जा पाओगे या बड़े पैसे कमा पाओगे। उन सब चीज़ों पे उनको जूझना पड़ता है। फिर अपनी एक फ्रीडम भी, अपनी एक इंडिविजुअलिटी भी वो देख रहे होते हैं लाइफ में बनते हुए, स्पेशली फ्रॉम 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स वो बनते हुए देखते हैं। सो वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उनमें आना। बच्चे जब आते हैं ऐसे वाले मेरे पास में भी, आई जनरली रेकमेंड देम कि आप नेचर में ज़्यादा टाइम बिताएं। नेचर में इसलिए ज़्यादा टाइम बिताएं बिकॉज नेचर के थ्रू हम समझते हैं अपनी ट्रू सेल्फ को। एवरीथिंग इन नेचर इज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स जिससे कि हम बने हुए हैं, उन्हीं तत्वों से हम भी बने हुए हैं, और उनकी समानता भी ऐसी है। अगर आप लेट से आप सुवर्ण रेखा की तरफ आप जाते हैं, वहाँ पर डेल्टा आप देखते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन है, सारे रिवर वहाँ पर आकर रुक रही है और एक डेल्टा फॉर्मेशन हो गया। वैसे ही हमारे नर्व्स बने हुए हैं, सेम वे में हमारे वेन्स जितने भी बने वो उन्हीं तरीके से बने हुए हैं। अगर हम अपने फिंगरप्रिंट्स को देखें, एक तरीके से पैटर्न्स हैं। आप ट्री को काट कर देखेंगे, एक पेड़ को काट कर देखेंगे, उसमें भी सेम रिंग्स हैं। उस तरीके से आप लीफ को देखें, पत्ते को देखें, पत्ते में एक पर्टिकुलर पैटर्न होती है, वो नर्व्स की भी हो सकती है और वो आपके रिब्स के भी पैटर्न दिखा देगी, स्पाइन के भी पैटर्न दिखा देगी। तो सब चीज़ जो है नेचर में, इट इज़ अस ओनली, हम ही उसके रेप्लिकेशन दिखा रहे हैं हमारे अंदर में भी। तो जब हम नेचर से जब जुड़ते हैं, वी अंडरस्टैंड नेचर इज ऑलवेज फ्लोइंग, प्रॉपरली अपने आप को फ्लो कर रही है और अपने आप को ग्रो भी कर रही है। जब हम उसमें रहते हैं इन दैट ओरिजिनल सेल्फ, दैट अलाउज अस टू रिमेन काम।
तो जो भी बाहर से जो भी प्रेशर आ रही होती है, या लेट्स से कि हमारे लिए कोई पीयर प्रेशर बन रही है या एक्सपेक्टेशंस की प्रेशर बन रही है, उसको हम डिसॉल्व कर देते हैं थ्रू नेचर। तो पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? पेरेंटिंग में बहुत ज़रूरी होती है कि हम चाइल्ड बने, बिकॉज दैट चाइल्ड हैज़ अलाउड अस टू बिकम दैट पेरेंट। इसलिए ये समझना ज़रूरी होता है कि वो चाइल्ड हमसे क्या चाहता है, दैट इज़ एसेंशियल। तब आप उसकी कोचिंग कर पाएंगे, तभी आप उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे पाएंगे। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि कंपटीशन है, स्कूल्स में भी वही पीयर प्रेशर जो आपने कहा वो भी है। और अगर मैं भी देखूँ अपने घर पे, जैसे बोला जाता है कि बच्चों को अपना पैशन फॉलो करने देना चाहिए, लेकिन जिस तरह का आजकल का सिलेबस है, एग्ज़ाम्स आपके 12 महीने चल रहे हैं, और आप पैशन कैसे फॉलो करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको उन बच्चों के साथ भी तो कम्पीट करना है। कम्पीट आप रहने दीजिए, आपको एक मीडियोकर स्टूडेंट तो बनना ही पड़ेगा ना, फेल तो आप नहीं हो सकते, वो तो कहीं से भी एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पैशन फॉलो करना आज के दौर में जिस तरह का सिलेबस है और जिस तरह की चीज़ें हैं, मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। ओके, अगर हम देखें स्पेशली कोविड टाइम्स के बाद में बहुत लोग स्पेशली इंडिया में बिजनेस ओनर्स बनने लग गए। दे वर एम्प्लॉयड एंड दे हैव स्टार्टेड ऑफ। बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी आए हैं नज़र में। क्या रीज़न है उसका? बिकॉज सब लोग पहले उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया गया था कि आप जॉब करें। लेट्स से आपने कोई भी एक कोर्स किया है स्कूल में, लेट्स से आपने कॉमर्स किया है, साइंस किया है, आगे जाके आपने उसमें पढ़ा है, फिर वो MBA कर रहे हैं, फिर जाकर जॉब कर रहे हैं। जॉब में रहकर उन्होंने सोचा कि उनको पैसे कमाने हैं, फ्लैट लेना है, गाड़ी लेना है, एक फैमिली होनी चाहिए, सब चीज़ ले लिया, फिर भी अंदर से एक खुशी नहीं आ रही है। कोविड के बाद में हमने देखा है एवरीबडी हैज स्टार्टेड मूविंग इनटू डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेसेस ऑफ देयर्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड नाउ। जब हम इसकी बात करें कि जो प्रेशर आती है, एक्सपेक्टेशंस आती है दूसरे एंड से, पेरेंट्स भी सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करवाना चाहिए। अगर हमने शुरुआत में ही अपने बच्चे को देखा है एज अ चाइल्ड ऑल्सो, तो हमें पता चलता है कि उसके क्या लाइक्स है, उसके क्या डिसलाइक्स है, उसके क्या नेचुरल एबिलिटीज़ है। व्हेन वी स्टार्ट चैनलाइजिंग दोज नेचुरल एबिलिटीज़, तो वो डिज़ायर्ड जो भी उनके अपने गोल्स होते हैं या डिज़ायर्ड उनके जो भी प्रोफेशंस होते हैं, वो उसमें ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं वो जो पैशन वाली बात है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करानी चाहिए। एब्सोल्युटली। अगर आप बात करें, जब हम बात करते हैं हायर सेल्फ में, तो हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में। पर्पस क्या है एग्ज़ाम्स होने का? पर्पस ये है कि आप समझे कि आपकी रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है। व्हेन यू गेट इनटू लेट्स से वर्क, कंपनीज में भी आप जाते हैं तो वो देखते हैं कि आपकी रिटेंशन कैपेसिटी क्या है, कितने चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, कितनी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो, और उसके बाद में आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो उस चीज़ों को। वी अंडरस्टैंड दैट थ्रू द स्कूल रेजिम। प्रॉब्ली उसके स्कूल से निकलने के बाद में शायद हम उसको यूटिलाइज भी ना कर रहे हो जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़ा है, बट वो एबिलिटी जो हमने बनाई है उस समय स्कूल में, वो यूटिलाइजेशन में आती है। अच्छा, अगला लास्ट सवाल है मेरा। अच्छा, बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का, और बड़ा रिलेटेबल टॉपिक है, मुझे लगता है हर किसी के साथ ही रिलेट करता होगा। लास्ट में ऐसा कौन सा केस अभी तक आपके पास आया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे और जिसके साथ टैकल करना आपको थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा स्पिरिचुअल हीलिंग के ज़रिए? एक क्लाइंट मेरे पास में आने वाली थी, उसे रिलेशनशिप इश्यूज़ की प्रॉब्लम थी। जब वो मेरे पास में आने लग रही थी, उस दिन मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी अपने आप चली गई। मैंने इन्वर्टर भी ऑन किया, इन्वर्टर भी नहीं चल रही थी तब। फिर मैंने पूजा करने वाला था मैं उस समय में, और मैंने दिया जलाने की कोशिश करी तो वो भी नहीं चली। तो मुझे उस समय में एक संकेत मिला कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो आ रही है सिचुएशन उससे एक प्रॉब्लम है। कुछ क्या प्रॉब्लम है अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है उसको। मैं उस समय में बैठा, मैं समझा कि क्या एनर्जी आ रही थी। वो एक एनर्जी, खैर एक फॉलन एंजल की एक एनर्जी आ रही थी, विच फेल्ट की कभी कभी डार्कनेस ज़्यादा लेकर आ जाती है। जब वो डार्कनेस लेकर आ जाती है तो वो काफ़ी अफेक्ट करने लग जाती है चीज़ों को अराउंड में। हम मानते हैं उसको कि वो नेगेटिव है, क्योंकि अभी भी डार्कनेस को हमने ज़्यादा देखा नहीं है या समझा नहीं है उसे। फिर मुझे लगा कि चलो आ रही है, अब आएंगे जब तक फिर देखेंगे। उसे पहुंचने में मेरे पास में करीबन 2.5 घंटे लग गए थे, जबकि उसका रास्ता मेरे सेटअप से अराउंड 15 मिनट की दूरी पर ही थी।
तो आई अंडरस्टूड, ठीक है चलो। मैंने पानी पिया, मैं आराम से बैठा। फिर जब वो आई तो उसने अपने प्रॉब्लम्स बताने शुरू किए, जो उसके प्रॉब्लम्स चल रहे थे लाइफ में। शी वॉज वन पर्सन हु वॉज नॉट ईटिंग एनी कुक्ड फूड फॉर द पास्ट 18 मंथ्स। वो कह रही थी मैं खा ही नहीं सकती, मैं सिर्फ फ्रूट्स खा रही हूँ बैठ कर, बस। उसको ये प्रॉब्लम भी थी एक और। तो मैंने उसके प्रॉब्लम्स को समझा, उसके रिलेशनशिप्स के कुछ इश्यूज जो निकल कर आ रहे थे, इट वाज मोर ऑफ द मेल फैक्टर इन आवर लाइफ, जिसके वजह से उसके प्रॉब्लम्स चले जा रहे थे। एंड दैट रिलेट्स टू, खैर पास्ट लाइफ भी होते हैं, सोल की एवोल्यूशन जब हो रही थी उससे भी हो रही थी। उसके थ्रू जब मैं समझा उसके प्रॉब्लम्स को, उसको मैंने बताना शुरू किया, वो को रिलेट कर पाए कि उसके थॉट प्रोसेस में क्या चल रही थी। वो सेशन ख़त्म होने में करीबन 4.5 घंटे लग गए थे। बट यस, एक चीज़ हुई थी कि उस सेशन के ख़त्म होने के बाद में व्हेन शी वेंट बैक होम, उसने अपने आप ही अपने लिए खाना बनाया, कुक करके, और खाना खाया। आज के डेट में शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो बाय प्रोफेशन। दैट वाज वन पर्टिकुलर सेशन जो कि मैं कहता हूँ काफ़ी चैलेंजिंग रही थी मेरे लिए, बिकॉज उसके हीलिंग करते वक्त भी, फैसिलिटेट करते वक्त भी काफ़ी बार कंसंट्रेशन मेरी टूटे जा रही थी। तो जब भी हीलिंग किसी की करो तो इट इज़ समथिंग फॉर मी ऑल्सो इन इट, कि मुझे भी समझना है उसके थ्रू मेरे एस्पेक्ट पे कहाँ पर इश्यूज आ रही थी। सो उससे भी लर्निंग्स मुझे काफ़ी कुछ आई थी। दैट वाज हेल्पफुल फॉर मी। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर जो कोई खाना ही नहीं खा रहा है, वो खुद बना के खा रहा है 18 महीनों के बाद। या कुक फूड, यस दैट्स ट्रू। तो चलिए, मतलब बहुत ही अच्छा मुझे तो ये सब्जेक्ट भी लगा स्पिरिचुअल हीलिंग का। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने ज़्यादा नहीं सुना था, और इसे जानने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बात अध्यात्म की करते हैं तो मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है, भारत कहते हैं ना, भारत महान देश है, और मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ऐसी ऐसी पद्धतियाँ हैं, इतनी पुरानी पद्धतियाँ हैं, जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ साल पहले से ही रामदेव जी ने जिस तरह से योग को बढ़ावा दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से ये सब चीज़ें सुनने में आती हैं, तब लगता है कि मेडिकल, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सारा पश्चिमी प्रचलन है मेडिसिन्स का, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हम खाते हैं, तो हमारी जो ये वाली पद्धति है वो बहुत ही ख़ास है। और नेचर से जुड़ना, नेचुरल चीज़ों से जुड़ना, और जैसे कि आपने बताया कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमारी प्रकृति है, वो हम में ही है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और इससे बेहतर आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपने खुद को समझ लिया तो मुझे लगता है कि आपको किसी और को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप को एक बेहतर इंसान और एक बेहतर वक्ता बोल दीजिए, हर चीज़ में, हर विधा में आप अपने आप को सफल पाएंगे। तो आपने इतनी अहम जानकारी दी, और एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए कह सकते हैं कि एक नए इशू के साथ आपने मेरे को भी अवगत कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे कि आपने ये अवसर मुझे दिया। थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आपसे फिर होगी मुलाकात, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और कौन से सब्जेक्ट पर आप और बात करना चाहते हैं। आप ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू।